हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई थिंक सब अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं हर जगह यही चर्चा है। आप लोगों ने न्यूज़ में देख लिया है, लेबर कोड पर आ गया है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ने इस पर सवाल नहीं पूछा है। 2024 में यूपीएससी ने मेंस पर लेबर कोड पर सवाल पूछ लिया है। लेकिन जो चेंजेस हुए हैं आप समझिए, ये एक ऐतिहासिक चेंज है। हमारे देश में जो रिफॉर्म हुए हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म, जैसे एक जीएसटी को ऐतिहासिक रिफॉर्म माना जाता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म। वैसे आप मान कर चलिए कि ये लेबर कोड का जो रिफॉर्म है ये भी एक हिस्टोरिकल रिफॉर्म है। और अगर हिस्टोरिकल रिफॉर्म हुआ है और यूपीएससी या पीसीएस वहाँ सवाल नहीं पूछेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। इसीलिए हम लोग जल्दी से इस टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ लेबर कोड के बारे में, ध्यान से एकदम अच्छे से समझना। पेपर 2 और पेपर 3 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। हालांकि एक पढ़ रहा था, कहीं एक कमेंट वमेंट की उसमें लिखा था कि लेबर कोड तो आ गया, पहले जॉब तो दो। जॉब तो है नहीं और लेबर कोड आ चुका है। तो ठीक है, मैं इसका ऐसा नहीं कि पूरी तरह खंडन करता हूँ, लेकिन जो कम से कम जॉब में हैं उनको तो एक गुड एंड क्वालिटी जॉब मिलने का अधिकार होना चाहिए। गुड एंड क्वालिटी जॉब क्या होता है? ठीक है। गुड एंड क्वालिटी जॉब का मतलब होता है जहाँ पर वेतन निश्चित हो, जहाँ आ, अवधि, काम करने की अवधि निश्चित हो, है ना? जहाँ सामाजिक सुरक्षा मिले, सोशल सिक्योरिटी मिले, जो हिडन बेनिफिट्स होते हैं, पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा, ये सब मिले वहाँ पर, मैटरनिटी लीव, ठीक है ना? और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आगे बढ़ने के अवसर भी हो, उसको बोलते हैं गुड एंड क्वालिटी जॉब। और काम करने वाले हर श्रमिक को केवल रोजगार देना नहीं है, हमें हमें बेहतर रोजगार देना है, बेहतर रोजगार के अवसर सृजित करने हैं। ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है लेबर कोड को। हालांकि मैंने इसके माध्यम से उसके उत्तर को देने का प्रयास किया है, लेकिन समझिए, केवल रोजगार देना सरकार का उद्देश्य नहीं है। गुड एंड क्वालिटी जॉब। क्यों सरकार इतना स्किल डेवलपमेंट पर जोर दे रही है? क्यों सरकार इंटर्नशिप पर जोर दे रही है? इसीलिए कि आपको डिमांड ड्रिवन बनाया जाए। डिमांड ड्रिवन का क्या मतलब है? कि जो बाजार में जिसकी डिमांड है, अगर एआई तकनीक की डिमांड है तो एआई के लिए आपको स्किल डेवलपमेंट दिया जाएगा, ताकि आपको उस हिसाब से बेहतर रोजगार भी मिल सके। ठीक है। तो पहला, नंबर 1 पॉइंट अगर बात करें, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना है, बहुत अच्छे से, और एकदम याद करते हुए चलना है, पक्का? ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं लेबर लॉ, श्रम कानून, श्रम कानून, नंबर 1 याद रखना है कि संविधान की 7वीं अनुसूची में, 7th शेड्यूल में बात करें तो वहां 3 सूची है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। डन। याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो श्रम कानून है ये समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब चूंकि ये समवर्ती सूची में आता है, इसीलिए लेबर पर, लेबर लॉ जो है, ये केंद्र भी बना सकती है, केंद्र द्वारा भी इस पर कानून बनाया जा सकता है, और राज्य द्वारा भी इस पर कानून बनाया जा सकता है। डन। और यही कारण है कि भारत में लेबर लॉ में आज के दिन में बात किया जाएगा, जो अभी तक था, लगभग लगभग मानकर चलिए कि केंद्र द्वारा लगभग 40 से ज्यादा कानून थे, 40 या उससे भी ज्यादा कानून केंद्र द्वारा, और 100 से भी ज्यादा लॉ जो है वो राज्य के थे। लगभग 140 लॉ थे। किस पर? श्रम कानून पर 140, उससे भी ज्यादा आप समझ लीजिए कि लॉ थे। और इतने ज्यादा ये थे और जटिल थे, इतने जटिल हैं। देखो, जब बहुत ज्यादा होंगे तो क्या होगा? सबसे बड़ी बात है कि ये क्या होंगे, ये बहुत ज्यादा है, इनकी संख्या ज्यादा। पहला तो संख्या ज्यादा, ठीक है, संख्या ज्यादा। और सबसे बड़ी बात है, जितना संख्या ज्यादा होगा उतना ही क्या हो जाएंगे, ये जटिल हो जाएंगे।
ठीक है, इनकी प्रासंगिकता कम हो जाएगी। और माना जाता है, एक कहावत है कि भारत के लिए कहा जाता है कि अगर कोई कंपनी ईमानदारी से केंद्र और राज्य के सभी श्रम कानून का पालन करती है, सभी श्रम कानून का पालन करती है, तो वो अनिवार्य रूप से लगभग 25% कानून का उल्लंघन कर देगी। आप समझ लीजिए, इस तरह का लेबर लॉ है भारत में, ठीक है। तो इसीलिए क्या करता है, इसके परिणाम क्या होता है, परिणाम ये होता है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है सॉरी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है ना, कार्य करने की सुगमता जिसको कहा जाता है, कार्य की सुगमता को ये क्या कर रहा था, कम कर रहा था, नंबर 1, ठीक है ना, कार्य की सुगमता को कम कर रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि ये निवेश को हतोत्साहित कर रहा था, देश में उद्योगों में निवेश को हतोत्साहित कर रहा था, भले वो घरेलू निवेश करें या विदेशी निवेश की बात करें एफडीआई के रूप में, तो वो भी हतोत्साहित हो रहा था, क्योंकि बाहर की कंपनियां यहाँ अगर आने से डरती हैं तो बहुत बड़ा कारण है यहाँ पर, वो भारत में आकर अपना इंडस्ट्री या अपना जो है सेटअप नहीं करना चाहती है, कॉर्पोरेट सेटअप नहीं करना चाहती। उसका एक बहुत बड़ा कारण, एक वन ऑफ द रीजन, सब एकमात्र कारण नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा रीजन जो है वो श्रम कानून को माना जाता है, लेबर लॉ को माना जाता है, जो अत्यंत जटिल है। समझ में पा रहे हो ना। और दूसरी बात है कि ये जो श्रम कानून बने हुए हैं, एक और बड़ी बात कि ये श्रम कानून अत्यंत जटिल के साथ साथ अत्यधिक पुराने भी हैं, ठीक है ना, एनार्किक है, अत्यधिक पुराने हैं, ठीक है ना, इतने पुराने हैं कि ज्यादातर श्रम कानून, बहुत सारे श्रम कानून वर्ष 1930 से लेकर 1950 तक में बनाए गए, बहुत सारे श्रम कानून वर्ष 1930 और 1950 के बीच में बनाए गए थे। अब आप सोच कर देखिए कि उस समय के बनाए गए श्रम कानून उस समय की परिस्थिति के लिए अनुकूल था, लेकिन एलपीजी सुधार के बाद सबसे बड़ी डिमांड उठी कि इन श्रम कानून में सुधार किया जाए, इन जटिल श्रम कानून को आसान बनाया जाए, जिससे नियोक्ता जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय दोनों को आसानी हो, ठीक है ना, और कार्य करने की सुगमता बढ़े। और कारण है, आप देखिए कि अब वैश्वीकरण का दौर है, बाहर की कंपनियां जो भारत में आ रही है वो क्या चाहती है, इजी हायर एंड फायर पॉलिसी का वो समर्थन करती है। हालांकि ये पॉलिसी अच्छी बात नहीं है कि आज आपके पास जॉब है, कल आपको निकाल दिया जाएगा, लेकिन वो इसी का ज्यादा समर्थन करती है, और उनको चाहिए ये, और अगर वो नहीं मिल रहा है उनको, तो कहीं ना कहीं अगर ये पॉलिसी नहीं मिल रही है तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या रही है, ठीक है, बड़ी समस्या रही है, ये पुराने जो लॉ है उसमें ये सारी समस्या, और उसके कारण ये समस्या आ रही है। और मानी सी बात है, निवेश जब हतोत्साहित होगा तो समृद्धि दर भी कम होगा, समृद्धि दर भी गिरेगा, ठीक है ना, इसका समृद्धि दर पे भी प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं कि रिफॉर्म्स की बात करते हैं, ठीक है, रिफॉर्म्स की बात करते हैं, बहुत ध्यान से समझना बहुत। तो जो अभी जो पहले जो लेबर लॉ थे 140 के लगभग, सरकार द्वारा क्या किया गया है, केंद्र सरकार ने क्या किए हैं, केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा क्या किया गया है, जो 29 लेबर लॉ थे, 29 श्रम कानून थे, केंद्र सरकार के पास 40 से भी ज्यादा श्रम कानून है, तो 29 श्रम कानून को मिला करके इसने क्या किया, 4 लेबर कोड में, 4 श्रम संहिता में बांट दिया है, श्रम संहिता, या इसको लेबर कोड कहा जाता है, लेबर कोड में बांट दिया गया, ठीक है ना, श्रम संहिता में बांटा गया। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो ध्यान रखना कि राज्य सरकार के इसमें कानून को, श्रम कानून को नहीं मिलाया गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जबकि संवर्धित सूची का विषय केंद्र और राज्य दोनों के कानून है। लेकिन लेबर कोड की बात करते हैं, 4 लेबर कोड, तो उसमें केवल और केवल याद रखना, केंद्र सरकार के ही 29 श्रम कानून को मिलाए गए हैं, ठीक है, और जिससे 4 श्रम संहिता बनाया गया, ठीक है। तो वो 4 श्रम संहिता कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करो। एक है न्यूनतम वेतन
संहिता, न्यूनतम वेतन संहिता 2019, क्योंकि इसको 2019 में पास किया गया था, ठीक है, संसद में, इसीलिए इसको मिनिमम वेज कोड 2019, मिनिमम वेज कोड, इसको क्या कहा जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं मिनिमम वेज एक्ट, मिनिमम वेज कोड 2019 कहा जाता है। एक तो ये, ठीक है, इंग्लिश में लिख देता हूं मैं। दूसरा है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। दूसरा, चलो याद करो, पहला क्या था, मिनिमम वेज कोड 2019, दूसरा सोशल सिक्योरिटी कोड, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, तीसरा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, है ना, औद्योगिक संबंध संहिता 2020। और चौथा अगर बात करते हैं, चौथा तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन एंड वर्किंग कंडीशन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, है ना, व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति, मतलब अगर हिंदी लिखने जाएं तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति कोड, स्थिति संहिता 2020, ये भी 2020 का है, कोड 2020। एकदम याद करो, इसको बोलते हैं औद्योगिक श्रम संहिता, 2020। डन। फिर है ये सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, ठीक है, 30 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से याद करो, पहले जल्दी से याद करो तब आगे बढ़े, जल्दी से फटाफट याद करो, एकदम दिमाग में बैठाओ, ये जल्दी से जल्दी बैठाओ, बस मैं हटा रहा हूं। चलो पहले इतना सुनाओ, मुझे इतना बताओ, पहले बताओ श्रम कानून किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है, यानी यहां केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और लगभग कितने कानून हैं, लगभग अगर देखा जाए श्रम कानून 140 हैं, 100 लगभग राज्य के हैं और 40 लगभग केंद्र के हैं, एकदम सही। अब जल्दी से दूसरा सवाल कि अभी जो 4 लेबर कोड नोटिफाइड किया गया 21 नवंबर 2025 में, 21 नवंबर 2025 में इसको नोटिफाइड कर दिया गया, सरकार द्वारा लागू कर दिया गया। तो जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मेरा सवाल ये है कि कितने श्रम कानून को मिला करके, 29। अच्छा ये बताओ इसमें केंद्र के कितने होंगे, केंद्र के ही 29 है, शाबाश। राज्य के कितने हैं, एक भी नहीं, केवल केंद्र के। 4 लेबर कोड क्या क्या है, पहला बताओ, इंग्लिश में बोलना चाहो तो मिनिमम वेजेस कोड 2019, एकदम सही, कोशिश करो। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, एकदम सही। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, और चौथा बताओ, कोशिश करो, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, एकदम सही, वेरी गुड, वेरी गुड। अब सवाल ये उठता है कि सर ये जो लेबर लॉ को कोड में जो केंद्र सरकार द्वारा बदला गया, ये क्या केंद्र ने स्वयं निर्णय लिया है, कोई समिति थी उसके सिफारिश पर? बहुत ध्यान से समझना कि 1999 में 1999 में
नेशनल कमीशन ऑन लेबर लॉ बनाया गया, लेबर, नेशनल कमीशन ऑफ लेबर, ठीक है, नेशनल कमीशन ऑन लेबर, नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन ऑन लेबर, ठीक है, इसको बोलते हैं श्रमिक पर राष्ट्रीय समिति, श्रमिक पर राष्ट्रीय समिति, ठीक है, बनाया गया नेशनल कमीशन ऑन लेबर। और नेशनल कमीशन ऑन लेबर के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष जो है वो थे रविंद्र वर्मा, रविंद्र वर्मा, ठीक है ना, रविंद्र वर्मा इसके क्या थे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रविंद्र वर्मा इसके अध्यक्ष थे। और इन्होंने क्या किया, 2002 में जब बीजेपी गवर्नमेंट उस समय भी थी, तब उन्होंने सुझाव दिया था कि जो श्रम कानून है उनको 4 या 5 श्रम कोड में या लेबर कोड में हमें बांट देना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना रविंद्र वर्मा। तो सर ये तो जो नेशनल ये तो सेकंड थे, ये तो सेकंड कमीशन था, ये तो सेकंड नेशनल लॉ कमीशन ऑन लेबर था जिसने सुझाव दिया और जिसके सुझाव पर इसको लेबर कोड को लागू किया गया। तो इसका मतलब कोई और भी था नेशनल कमीशन ऑन लेबर फर्स्ट, यस एकदम बिल्कुल, 1966 में नेशनल कमीशन ऑन लेबर, ठीक है, पहला जो था फर्स्ट था उसका गठन किया गया था, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जगदीश गडकर, कौन थे बताओ, जगदीश गडकर, जगदीश गडकर, गडकर थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये कहीं भी हो सकता है, यूपीएससी में पूछा जा सके, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। दोनों के नाम याद करो, जल्दी से याद करो, जल्दी से। 2 कमीशन, नेशनल कमीशन ऑन लेबर फर्स्ट एंड सेकंड का गठन हुआ था। फर्स्ट का गठन 1966 में, ईयर को छोड़ दो, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, 1966 और 69, ईयर उतना नहीं, जितना इंपॉर्टेंट किसके अध्यक्ष कौन थे, जगदीश गडकर, कौन थे, जगदीश गडकर। लेकिन जो 1999 सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर जो गठन हुआ है उसके अध्यक्ष कौन है, उसके अध्यक्ष कौन थे, रविंद्र वर्मा, रविंद्र वर्मा थे, ठीक है। दोनों याद रखना, दोनों एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी गुड। अब क्या महत्वपूर्ण चेंजेस हुए हैं, ठीक है, और क्यों ट्रेड यूनियन या जो श्रम यूनियन है, लेबर लोग हैं, क्यों इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी कर रहे हैं, उस पर भी बात करें। तो पहले जो मुख्य चेंजेस हुए हैं, चेंजेस की बात करते हैं, बदलाव, चेंजेस, बदलाव की बात करते हैं, ठीक है ना, बदलाव, बदलाव क्या क्या चेंजेस हुए हैं, जो मुख्य बदलाव की बात करते हैं। नंबर 1 हम लोग बात कर सकते हैं गिग श्रमिक, गिग वर्कर के बारे में बात कर सकते हैं, गिग श्रमिक के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि हमें पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में गिग इकोनॉमी बहुत तेजी से फैल रहा है, जहां रोजगार प्रोजेक्ट आधारित होता है, यानी व्यक्ति को उसकी कार्यकुशलता, दक्षता के आधार पर रोजगार दिया जाता है, कार्यकुशलता, दक्षता। जैसे आप देखते हैं जोमेटो का डिलीवरी बॉय, स्विगी का डिलीवरी बॉय, ओला कैब ड्राइवर, तो ये एक साथ कई प्रोजेक्ट में काम करते हैं। लेकिन अभी तक समस्या क्या थी कि भारत में गिग वर्कर को डिफाइन नहीं किया गया था, परिभाषित नहीं किया गया था। तो यहाँ क्या किया गया, यहाँ पर गिग वर्कर को डिफाइन किया गया कि गिग वर्कर कौन है, गिग श्रमिक कौन है, उसको डिफाइन किया गया सही तरीके से। और फिर जैसे नियोक्ता होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय होता है, ठीक है, सामान्य जॉब में। लेकिन यहाँ पर जो नियोक्ता होता है, जैसे जोमेटो नियोक्ता है, तो वहां पर नियोक्ता नहीं बोला जाता है, एम्प्लॉयर नहीं उसको बोला जाता है, एग्रीगेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एग्रीगेटर, एग्रीगेटर, ठीक है। और इतना ही गिग वर्कर में ये भी बताया गया कि जो प्लेटफॉर्म आधारित है, प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म आधारित जो गिग वर्कर है उसके बारे में भी यहाँ बताया गया। तो तीनों को यहाँ डिफाइन किया गया, तीनों के बारे में बताया गया। जैसे गिग वर्कर के बारे में बोला गया कि जो पारंपरिक नियोक्ता और कर्मचारी के, पारंपरिक नियोक्ता और कर्मचारी के संबंध के बाहर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो पारंपरिक ट्रेडिशनल जो होते हैं, नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर और कर्मचारी मतलब एम्प्लॉय के संबंध के बाहर कार्य करते हैं और अतिरिक्त आय अर्जित या आय अर्जित करते हैं, ऐसे श्रमिक को हम लोग गिग वर्कर बोलते हैं। अब ये पारंपरिक काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हैं और ठीक है, आपका सिलेक्शन होता है किसी जॉब में, तो आपको ऑफर लेटर दिया जाता है, नियोक्ता द्वारा एक ऑफर लेटर दिया जाता है जिसमें आपका सैलरी स्ट्रक्चर और सब कुछ बना होता है, ठीक है। लेकिन गिग वर्कर में ये नहीं होता है।
गिग वर्कर में ये नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, वो पारंपरिक जो नियोक्ता और कर्मचारी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप यहाँ नहीं होता है। यहाँ पर क्या है कि जो भी व्यक्ति है उसको उसकी योग्यता, कार्य क्षमता, कार्यकुशलता के अनुसार काम मिलता है और उसका कोई पारंपरिक संबंध नियोक्ता के साथ नहीं होगा कि नियोक्ता उसको एकदम सैलरी देगा, सोशल सिक्योरिटी देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, जो आम जॉब में मिलता है। तो यहाँ गिग वर्कर को बताया गया। ये गिग वर्कर होता है प्लेटफॉर्म आधारित, जो ऑनलाइन, जिसकी बुकिंग ऑनलाइन जो होते हैं, जैसे जोमेटो है, स्विगी है, क्योंकि ऑनलाइन संचालित हो रहे हैं, ओला, उबर, तो इनको क्या कहा गया, प्लेटफॉर्म। तो हमारे देश में गिग श्रमिक दो प्रकार के, एक होते हैं प्लेटफॉर्म और एक गैर प्लेटफॉर्म। गैर प्लेटफॉर्म जो पारंपरिक रूप से काम करते हैं, जैसे आप देखिए चाय की दुकान में, आप लोग नहीं, अगर मान लीजिए चाय की दुकान में गए तो वहाँ कई कर्मचारी काम करते हुए, छोटू वोटू नहीं बोलते हो आप लोग, की छोटू चाय ला कर दे, तो वो जो वहाँ दिहाड़ी पर काम कर रहा है वो गैर प्लेटफॉर्म पारंपरिक रूप से काम कर रहा है दिहाड़ी के रूप में। लेकिन जो ऑनलाइन के रूप में है, जैसे आप जोमेटो में, स्विगी में, जेप्टो में, है ना, जो अपने डिलीवरी बॉय देख रहे हैं, या अगर आप ओला उबर के कैब ड्राइवर को देख रहे हैं, तो वो सब कौन है, वो प्लेटफॉर्म आधारित है, वो प्लेटफॉर्म आधारित है। और गिग वर्कर भी समझ में आ गया। एग्रीगेटर वो नियोक्ता, वो एम्प्लॉयर होगा जहां गिग वर्कर काम करते हैं। तो यहां पर एक तो पहले इनको डिफाइन किया गया, नंबर 1। नंबर 2, यहां पर क्या बात किया गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अब इनके गिग वर्कर के सोशल सिक्योरिटी के बारे में बात किया गया, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा के बारे में बात किया गया। ठीक है, और कैसे सामाजिक सुरक्षा इनको दिया जाएगा, तो इसके लिए बोला गया कि एग्रीगेटर जो है, जो एग्रीगेटर है वो क्या करेगा, वो एक वेलफेयर फंड बनाएगा, वेलफेयर फंड बनाएगा। ठीक है, वेलफेयर फंड बनाएगा, और जिस वेलफेयर फंड से उनको सामाजिक सुरक्षा, यानी उनको बीमा या ग्रेच्युटी जो भी उनको देना हो, ठीक है ना, मातृत्व अवकाश देना है, तो उसी में से दिया जाएगा। अब ये वेलफेयर फंड का क्या पैमाना किया गया, कि बोला गया एग्रीगेटर अपने टर्नओवर का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, कि अपने टर्नओवर का या तो 1 से 2% कंट्रीब्यूट करेगा, अंशदान देगा, अंशदान देगा, या तो ये देगा, और नहीं तो माने अधिकतम कितना देगा, तो अधिकतम जितना वो गिग वर्कर को वेतन दे रहा है, वेतन दे रहा है, वेतन का अधिकतम कितना होगा, 5%, 5%, उससे ज्यादा नहीं। यानी अगर मान लीजिए वो 100 रुपया दे रहा है, तो 100 रुपया में से 5 रुपया उसको वेलफेयर फंड में भी डालना पड़ेगा। ठीक है ना, ये नहीं कि काट कर देगा, वेलफेयर फंड में वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेगा, और नहीं तो जो उसका टर्नओवर है उसका 1 से 2% वो अपने वेलफेयर फंड में शामिल करेगा, वेलफेयर फंड बनाया जाएगा। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है। ठीक है ना, फिर और एक बात क्या बोला गया, और एक बात क्या बोला गया गिग वर्कर के लिए, कि गिग वर्कर जो है उसको उसका आधार लिंक, क्या है, आधार लिंक, ठीक है ना, आधार लिंक एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होगा, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर है, दिया जाएगा उसको। ये क्यों है, इसलिए ताकि पोर्टेबल हो सके, ताकि वो क्या हो सके, पोर्टेबल हो सके। पोर्टेबल का क्या मतलब है, मान लो कोई कि गिग वर्कर है, वो प्रयागराज में काम कर रहा है, ठीक है, वहां उसको कुछ सामाजिक सुरक्षा दी जा रही है। अब मान लीजिए उसका ट्रांसफर हो गया कहीं दूसरे राज्य में, राजस्थान राज्य में हो गया, ठीक है, तो फिर वो बंद नहीं होगा, बल्कि वो जो सामाजिक सुरक्षा है वो पोर्टेबल है, वो हस्तांतरित हो जाएगा तुरंत। किसके द्वारा हो जाएगा, उसके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से, जो उसको यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलेगा उससे वो हस्तांतरित हो जाएगा, पोर्टेबल हो जाएगा, हस्तांतरण योग्य होगा। क्यों, क्योंकि वो आधार से उसका लिंक होगा। सो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि गिग वर्कर के लिए क्या क्या नए प्रावधान किए गए, और बहुत ज्यादा आवश्यकता भी थी इसकी। ठीक है, जिस तरह से भारत में गिग का साइज बढ़ रहा है, माना जाता है कि भारत में गिग का जो आकार है, गिग श्रमिकों का, ये 70 मिलियन से भी ज्यादा वर्तमान में गिग वर्कर है, 70 मिलियन से भी ज्यादा। और 2030 में बढ़ करके ये हो सकता है कि ये बढ़ करके, जो माना जाता है कि ये 1.29 माने 1.5 करोड़ से भी लगभग 2 करोड़ के लगभग हो सकता है। ठीक है ना, तो इसीलिए गिग वर्कर का जो आकार है वो तेजी से बढ़ रहा है भारत में। डन, तो एक इसके लिए क्या हुआ है, प्रावधान समझ में आ गया। फिर दूसरा जो है चेंज, जो है दूसरा चेंज जो है, तो ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है क्या है, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय के लिए, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय,
फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय, इनके लिए चेंज किया गया है। इनके चेंजेस को जरा ध्यान से समझना कि इसमें क्या क्या चेंज किया। तो उसके लिए जो है फिक्स टर्म एम्प्लॉय का क्या मतलब है? दो तरह के वर्कर होते हैं। एक वर्कर जो होता है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में काम करता है। एक जो वर्कर होता है वो किस में काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट में काम करता है, ठीक है ना। तो दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, वो स्थायी नहीं होते हैं, अस्थायी होते हैं। कभी भी उनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करके उनको हटाया जा सकता है। एक रखा जाता है फिक्स टर्म एम्प्लॉय, ठीक है। एक होता है परमानेंट एम्प्लॉय। एक क्या होता है, परमानेंट एम्प्लॉय, जिनकी कोई अवधि निश्चित नहीं होती, वो लगातार काम कर रहे हैं और वेतन मिल रहा है उनका, और बाद में उनको पेंशन, ग्रेच्युटी जैसी सुविधा भी दी जाती है। एक और प्रकार के वर्कर होते हैं जिनको बोला जाता है फिक्स टर्म एम्प्लॉय, यानी इनकी जो नियुक्ति होती है, इनका जो अपॉइंटमेंट होता है कुछ निश्चित समय के लिए होता है। 2 साल, 3 साल, 1 साल, इनका एक निश्चित समय के लिए इनका अपॉइंटमेंट होता है। डन। अब ये जो निश्चित फिक्स टर्म एम्प्लॉय हैं, इनके लिए इसमें कुछ प्रावधान किया गया है। और वो प्रावधान क्या क्या किया गया, चेंजेस क्या क्या किए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 क्या चेंज किया गया इन फिक्स टर्म एम्प्लॉय के लिए? नंबर 1 चेंज किया गया ग्रेच्युटी को लेकर। ग्रेच्युटी को लेकर बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। ग्रेच्युटी का मतलब होता है ग्रेटिट्यूड, ठीक है ना। सामान्य तौर पर ग्रेच्युटी कब दिया जाता है? कोई भी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं और उस कंपनी में आपने, अगर आप 5 साल की अवधि, 5 साल से ज्यादा आपने काम कर लिया है, 5 साल या उससे ज्यादा का समय बिता लिया है, तो फिर वो कंपनी आपको, अगर आप जॉब छोड़ रहे हैं, आप रिटायर हो रहे हैं, तो कंपनी आपको ग्रेच्युटी देती है, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करती है कि आपने हमारे लिए इतना काम किया, ग्रेच्युटी देती है, ठीक है ना, ग्रेच्युटी। तो अब ये जो ग्रेच्युटी है, इसकी गणना, एक तो इसका फिक्स कर दिया गया है कि इस तरह से इसका गणना किया जाएगा। कैसे इसका गणना होगा? इसका गणना मुख्य रूप से क्या होता है, 15/26, ठीक है ना, गुणे बेसिक पे और गुणे जितना वर्ष का सर्विस हुआ है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझना। 15/26, 15 मतलब क्या है, 15 दिन, ठीक है। क्या माना जाएगा, हर वर्ष में 15 दिन का ग्रेच्युटी, जितना 15 दिन का, एक साल में 15 दिन का जो सैलरी है, वो आपको 15 दिन का सैलरी लिया जाएगा, यहाँ पर 15 दिन का सैलरी डिवाइडेड बाई उसको 26 किया जाएगा, डिवाइडेड बाई 26 गुणे बेसिक पे, जो आपका बेसिक पे है, जो बेसिक है आपका, ठीक है ना। याद करो, मैंने बताया था बेसिक और डीए जो होता है, तो बेसिक केवल, और गुणे कितना वर्ष, मान लीजिए आपने 10 साल किया है तो गुणा उससे किया जाएगा और आपको दिया जाएगा। याद रखिएगा, ये अधिकतम जो है ये 20 लाख रुपया होगा। अधिकतम जो है 20 लाख रुपया। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए आपका ग्रेच्युटी से गणना करने पर, आपका बेसिक उसिक पे का गणना करने पर आपका निकल रहा 22 लाख रुपया, तो कंपनी आपको फिर 22 लाख नहीं देगी, आपको वो अधिकतम 20 लाख रुपया देगी। आपका मान लीजिए 60 लाख रुपया निकल रहा है, तो कंपनी आपको पहले ये 10 लाख था, अब इसको डबल करके 20 लाख रुपया कर दिया गया, ठीक है ना। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 क्या किया गया है? अभी क्या बोला था कि 5 वर्ष, अभी क्या बोला था मैंने, बताओ, 5 वर्ष बोला था, 5 ईयर्स बोला था, 5 वर्ष, ठीक है ना, कि 5 वर्ष या उससे ज्यादा का समय होने पर। लेकिन अब क्या बदलाव किया गया है कि अगर 1 वर्ष का भी सर्विस कर लिया है, अगर कोई फिक्स टर्म एम्प्लॉय में या कोई एम्प्लॉय जो है वो 1 वर्ष का भी सर्विस कर लिया है कंपनी में, तो भी वो ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल होगा, उसको ग्रेच्युटी दिया जाएगा। 5 साल से कम करके क्या कर दिया गया, 1 वर्ष कर दिया गया। एकदम क्लियर, दिमाग में बैठाओ। डन। और एक बड़ा बदलाव इसमें हुआ है, ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बदलाव, तो यहां से क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा बदलाव क्या है, ध्यान रखना। पहले कंपनी का जो माने जो मिलता है सैलरी, वो क्या होता है, बेसिक पे होता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको डीए मिलता है, तो प्राइवेट में डीए नहीं होता, डियरनेस अलाउंसेस नहीं होता। अलाउंसेस होते हैं, अदर अलाउंसेस होते हैं, ट्रैवलिंग, होम अलाउंसेस, ये सब होते हैं, लेकिन वहां पर डीए नहीं होता, डियरनेस अलाउंसेस नहीं होता है, महंगाई भत्ता नहीं होता है, केवल बेसिक पे होता है। तो अब क्या बोला गया है, बेसिक पे जो है, बेसिक पे वो जो सीटीसी होगा, जो एनुअल पैकेज है सीटीसी, ठीक है ना, सीटीसी को एनुअल पैकेज बोला जाता है। तो जो सीटीसी होगा साल का, उस सीटीसी का 50% जो है वो बेसिक पे में आएगा, मतलब सर समझ में नहीं आया। मान लीजिए, मैं समझाता हूं, मान लीजिए एक व्यक्ति को 8 लाख रुपए का पैकेज मिल रहा है साल का,
एक व्यक्ति को अपॉइंटमेंट हुआ, उसका ऑफर लेटर आया कि कंपनी बोलती है कि हम आपको 8 लाख रुपया साल का देंगे, 8 लाख रुपया साल का देंगे। तो ये क्या है, उस एम्प्लॉय का क्या है, सीटीसी। एम्प्लॉय का क्या है, उसका सीटीसी है। डन। लेकिन उसको कैसे सैलरी मिलता है हर महीना? अब 8 लाख को अगर आप 8 लाख को डिवाइड करते हैं 12 से, ठीक है ना, तो ये नहीं कि 8 लाख को 12 से डिवाइड कर दिया तो उतना सैलरी आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये तो आपका ग्रॉस सैलरी है। अब इसमें क्या होगा, मान लेते हैं कंपनी को आपको महीने का जो है, कंपनी को जो महीने का है, मान लेते हैं कि आपको 70,000 रुपया देना है, 70K आपको महीने का पेमेंट करना है, मान लेते हैं कंपनी को देना है, ठीक है ना। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी आपका क्या करेगी, बेसिक रखेगी, उसमें फिर अलाउंसेस रखेगी, क्या क्या अलाउंसेस देना है वो रखेगी, ठीक है ना, प्राइवेट कंपनी। और फिर आपकी सैलरी से प्रोविडेंट फंड काटेगी, ठीक है, प्रोविडेंट फंड काटेगी। अगर वो पेंशन दे रही है तो आप पेंशन कंट्रीब्यूशन प्लान है, नई यूनिफाइड पेंशन प्लान में आपने देखा होगा कि आपका पेंशन भी कंपनी अपनी तरफ से काट कर लेगी ताकि वो बाद में आपको दे सके, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर काट करके पैसा डिडक्ट करके आपके अकाउंट में सैलरी आता है। डन। अब बोला गया है साफ साफ कि जो बेसिक होगा वो सीटीसी का 50% होगा। 50% का मतलब कि मान लीजिए 8 लाख अगर आपका सीटीसी है तो आपका पूरे साल का जो बेसिक पे है वो 4 लाख तो होना ही पड़ेगा, वो 4 लाख होगा। पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है ना, लेकिन अब क्या है, पहले कम भी रहता था, ठीक है, ज्यादा भी होता था, लेकिन अब बोला गया, फिक्स किया गया कि उसका 50% तो होगा ही होगा, 50% सीटीसी का बेसिक पे होगा, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ तो मानी सी बात है कि एक व्यक्ति को ग्रेच्युटी थोड़ा ज्यादा मिल सकता है क्योंकि बेसिक पे पर निकल रहा है, ठीक है ना, तो उसका ग्रेच्युटी भी ज्यादा निकल सकता है। डन। एकदम चेंजेस समझ में आ रहा है, बिल्कुल एकदम अच्छे समझ में आ रहा है, वेरी गुड, अच्छे समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया। एक फिर ये चेंजेस है। और फिर इसके बाद बात करते हैं, थर्ड बात करते हैं महिला श्रमिक के बारे में। थोड़ा महिला श्रमिक के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। महिला श्रमिक के बारे में क्या है कि पहले क्या था, महिला श्रमिक के लिए क्या कहा जाता था कि महिला श्रमिक को जनरली जो है नाइट शिफ्ट जो है अलाउ नहीं किया जाता था। नाइट शिफ्ट में जनरली बहुत कम ही महिलाओं को अलाउ किया जाता था, नाइट शिफ्ट जनरली नहीं होता था इनके लिए, ठीक है, क्योंकि नाइट शिफ्ट के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है कि उनके लिए कैब का व्यवस्था करना होगा, गार्ड जाएगा, तो जनरली नाइट शिफ्ट अवॉइड ही करवाते थे, ठीक है ना। और दूसरा, कोई हैजार्डस, कोई अगर खतरनाक काम हो रहा है, जैसे कोई हैजार्डस काम हो रहा है, हैजार्डस का क्या मतलब हो गया, जैसे हुआ मान लो माइनिंग का काम है, माइनिंग के काम में बहुत ज़्यादा खतरा हो, जोखिम जहाँ ज़्यादा हो, हैजार्डस मतलब जहाँ जोखिम बहुत ज़्यादा है, जोखिम बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे काम में महिलाओं को नहीं लिया जाता था, माइनिंग वाइनिंग का काम में इनको अवॉइड किया जाता था। और तीसरा होता क्या था, इससे क्या होता था, लैंगिक जो है लैंगिक वेतन भेद होता था, वेतन भेद होने लग जाता था। क्या मतलब है इसका, मतलब जो पुरुष को वेतन मिलता है, जितना वेतन मिलता है, अगर हम ऑक्सफैम की रिपोर्ट की बात माने तो भारत में अगर समान कार्य के लिए पुरुष और महिला दोनों हैं तो पुरुष को जहां 1 रुपये मिलता है वहां महिला को 63 पैसा मिलता है, ठीक है। तो अब क्या किया गया, समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ क्या किया गया, पहला तो हर प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन को हटाया गया कि अब महिला भी चाहे तो वो हैजार्डस केमिकल में, जो हैजार्डस वर्क है, जोखिम भरा वर्क है, वहां पर उसको काम दिया जाएगा। नाइट शिफ्ट में भी वो काम कर सकती है, ठीक है, वो काम कर सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि अब महिला और पुरुष के बीच कोई वेतन को लेकर के भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। दो काम को भी लेकर के, काम को भी लेकर कि नहीं ये काम पुरुष करेगा महिला नहीं करेगी, ये भी नहीं होगा, पुरुष और महिला को समान रूप से, ठीक है। क्योंकि और इस पर अभी बीसीसीआई ने बोला भी था, एक विवाद भी उठा था कि हम पुरुष जो क्रिकेटर है और महिला क्रिकेटर है दोनों को समान रूप से वेतन ही मिलना चाहिए, ठीक है, होना भी चाहिए, और वेतन भी क्या होना चाहिए, दोनों समान रूप से मिलेगा, ठीक है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट महिला के लिए, महिलाओं के लिए खासकर, ठीक है ना, महिलाओं के लिए खासकर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर और एक बात जो कहा गया, सबसे बड़ा बात है जो चेंज किया गया है,
श्रमिकों में श्रमिक संहिता में बात करें, ठीक है, या औद्योगिक श्रम संहिता, औद्योगिक श्रम संहिता में एक बड़ा चेंजेस किया गया है। औद्योगिक श्रम संहिता, इसमें भी एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है, ध्यान रखना वो चेंज क्या है। सबसे बड़ा चेंज किया गया, पहले क्या होता था, कोई भी, पहला बात है कि औद्योगिक श्रम संहिता के बारे में एक तो कहा गया कि जितने भी एमएसएमई हैं, जो एलिजिबल एमएसएमई हैं, जो एलिजिबल एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो हैं, ठीक है ना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को अनिवार्य रूप से सोशल सिक्योरिटी दिया जाएगा, यानी उनको सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में शामिल किया जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सबको दिया जाएगा सोशल सिक्योरिटी कोड, सबको दिया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 यहां बात किया गया, नंबर 2 यहां पर एक बड़ा चेंज किया गया, ध्यान रखना कि जो ISES जो बोला जाता है, यानी ESIS, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ESIS है ना, ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जहां पर जो हर प्रकार के संगठित हो या असंगठित हो, फॉर्मल हो या इनफॉर्मल श्रमिक हो, सबको, इनफॉर्मल, खासकर इनफॉर्मल वर्कर जो होते हैं उनको इंश्योरेंस देने का, राज्य उनको अपनी तरफ से बीमा देता है जो ESIC में कवर होते हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो इसको कहा गया कि इसका विस्तार पूरे भारतवर्ष में किया जाएगा, संपूर्ण भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में इसका विस्तार किया जाएगा, यानी हर प्रकार के श्रमिक को, हर प्रकार के किसी भी प्रकार का श्रमिक हो, उसको कम से कम ESIC के अंतर्गत बीमा तो दिया जाएगा। ESIC के अंतर्गत उसको हेल्थ बीमा, अगर आप बात करें हेल्थ बीमा, स्वास्थ्य बीमा, तो उसको दिया ही जाएगा, ठीक है ना, यानी स्वास्थ्य बीमा को यूनिवर्सल करने का प्रयास किया जा रहा है। एक ये, एक और बड़ा इसमें चेंज हुआ है जो आपको ध्यान में रखना है, और वो है कि पहले क्या होता था, पहले कोई भी कंपनी यदि उसके पास 100 एम्प्लॉय हैं, अधिकतम 100 एम्प्लॉय हैं, ठीक है ना, 100 एम्प्लॉय हैं, और वो क्या कर सकता है, ले ऑफ कर सकता है, अपने श्रमिकों को बाहर निकाल सकता है, जॉब से बर्खास्त कर सकता है, या मान लीजिए अपने कंपनी को भी बंद करना चाहता है, तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से या लेबर डिपार्टमेंट से कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है ना। ये उस पर लागू होगा जो 100 से अधिक श्रमिक रखते थे पहले, ठीक है ना। अब क्या किया गया, इस सीमा को बढ़ाया गया, इस सीमा को बढ़ा करके क्या कर दिया गया है, 100 से कितना कर दिया गया है, 300 कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, 300, यानी, तो इसका अर्थ क्या हुआ, मतलब है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपके पास, माने किसी एम्प्लॉयर के पास 100 से, पहले क्या था कि 100 तक अगर श्रमिक है, 100 से कम श्रमिक है, तो उसको, उनको निकालने के लिए, ले ऑफ करने के लिए या अपने कंपनी को बंद करने में कहीं अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती थी। अगर 100 से ज्यादा हो तो अनुमति की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब क्या है, अब इसको बढ़ाकर 300 कर दिया गया है, यानी अगर एम्प्लॉय की संख्या 300 तक है तो उसे लेबर डिपार्टमेंट से या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी एक तरह से देखा जाए तो एम्प्लॉयर को ज्यादा से ज्यादा क्या दिया गया, ढील दिया गया, इस मामले में ढील दिया गया। और तो और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पर कि जो कार्य की अवधि है, अगर हम बात करें कार्य की अवधि, जो कार्य की अवधि है, कार्य की अवधि को बढ़ाकर, जो कार्य की अवधि है इसको बढ़ा करके क्या किया गया, 8 से 12 घंटा कर दिया गया। 8 से 12 घंटा का काम 8 ही घंटा का होगा, लेकिन अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर, नियोक्ता 12 घंटे का काम ले रहा है, तो जो भी एक्स्ट्रा टाइम काम कर रहा है, ठीक है, ओवर टाइम कर रहा है, उसके लिए उसको ओवरनाइट, माने ओवर टाइम का पेमेंट भी किया जाएगा, भुगतान भी किया जाएगा। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो कार्य का स्थल होगा, वर्किंग कंडीशन एनवायरनमेंट है, उसको बहुत अनुकूल बनाया जाएगा, सेफ्टी बनाया जाएगा, सेफ रखा जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, एक बात और, कि जहां सेफ रखा जाएगा वहीं पर
कर्मचारियों का, खासकर अगर उनकी उम्र 40 प्लस है, तो साल में एक बार उनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये औद्योगिक श्रम संहिता से संबंधित हो गया। अब सवाल उठता है, अगर बात करें कि जो ये लेबर कोड है, लेबर कोड बनाया गया है, ठीक है, लेबर कोड जो बनाया गया है, अब 4 लेबर कोड जो बनाया गया है 29 श्रम कानून को मिलाकर केंद्र के, इससे एम्प्लॉयर माने एक बात करें एम्प्लॉय कर्मचारी, श्रमिक, और दूसरा है नियोक्ता एम्प्लॉयर, ठीक है ना, एम्प्लॉयर नियोक्ता, ठीक है। याद रखना गिग वर्कर के समय में या गिग वर्कर के लिए इसको एम्प्लॉयर नहीं एग्रीगेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एग्रीगेटर कहा जाता है, एग्रीगेटर कहा जाता है। डन। तो इनको क्या लाभ होगा दोनों को अगर बात करें अलग अलग, एम्प्लॉय के लिए क्या लाभ है, एम्प्लॉय के हिसाब से अगर लाभ के पॉइंट्स देखें तो सबसे बड़ा बात है न्यूनतम वेतन। न्यूनतम वेतन, यहां पर न्यूनतम वेतन तय कर दिया गया है कि इससे कम वेतन नहीं दिया जाएगा, बल्कि अगर राज्य सरकार चाहे तो ये वेतन को और बढ़ा सकती है, लेकिन एक न्यूनतम वेतन तय कर दिया गया। डन। फिर वेतन समय पर, वेतन समय पर भुगतान, समय पर भुगतान होगा, ठीक है। यानी महीने की 7 तारीख तक, महीने की 7 तारीख तक वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। डन। तीसरा, जो गिग श्रमिक हैं, गिग श्रमिक हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा दिया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा, बहुत व्यापक रूप से नहीं लेकिन सीमित रूप से उनको अब सामाजिक सुरक्षा दिया जाएगा, जो अब तक नहीं दिया जा रहा था। ठीक है। फिर और क्या बात करें, सबसे बड़ी बात है जो अनौपचारिक है, अनौपचारिक क्षेत्र, गिग श्रमिक भी उसी में आते हैं, ठीक है ना। अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक में बदलने का प्रयास किया जा रहा है, औपचारिक श्रमिक में, अनौपचारिक श्रमिक जो है उसको औपचारिक श्रमिक में बदलने का प्रयास किया जा रहा है इस लेबर कोड की बात करें तो। ठीक है। और क्या लाभ हो रहा है, अगर और लाभ की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है महिला के लिए कि अब महिला को माने नाइट ड्यूटी या नाइट शिफ्ट का अनुमति है। नाइट शिफ्ट अगर है तो सुरक्षा के साथ उसको नाइट शिफ्ट की अनुमति भी मिलेगी, यानी वो ऑल टाइम काम कर सकती है। ठीक है। और उनका कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। फिर ग्रेचुटी जो है, ग्रेचुटी जो दिया जाता था 5 साल पर दिया जाता था, अब उसको घटाकर 1 वर्ष के लिए किया जा रहा है। तो ये सब किसके लाभ हैं? श्रमिक को लाभ हो रहा है, यहाँ पर श्रमिक को यहाँ लाभ हो रहा है इसका। अगर हम नियोक्ता की बात करें, एम्प्लॉयर की बात करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। और अगर हम नियोक्ता के दृष्टिकोण से बात करें कि क्या लाभ उनको हो रहा है नियोक्ता के दृष्टिकोण से, तो हम क्या देख रहे हैं कि नियोक्ता को यहाँ सबसे बड़ा लाभ क्या हो रहा है कि अब जो पहले 29 श्रम कानून थे, 29 जो श्रम कानून थे उसको कम करके अब 4 लेबर कोड में बदला गया है, 4 लेबर कोड में बदला गया है। तो इससे क्या हो गया, उनके लिए श्रम कानून का अनुपालन करना आसान हो गया, अनुपालन आसान हो गया है, अनुपालन करना आसान हो गया है, करना आसान हो गया है अब उनके लिए। डन। फिर उनके लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण हो या लाइसेंस हो, लाइसेंस हो, ठीक है ना, उसको क्या किया गया, 1 टाइम कर दिया गया। आपको बार बार लेने की जरूरत नहीं है, 1 टाइम और आसान कर दिया गया, प्रक्रिया को और क्या कर दिया गया है, आसान कर दिया गया है। नेक्स्ट, और क्या हो रहा है लाभ, अगर बात करें और क्या लाभ हो रहा है एम्प्लॉयर को, अब ले ऑफ करना, यानी अब हायर एंड फायर पर काम कर सकती है, हायर एंड फायर की पर अब नीति पर वो काम कर सकती है, क्योंकि जो ले ऑफ के लिए कर्मचारियों की संख्या जो पहले 100 तक सीमित थी अब उसको बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। तो अब उनके लिए हायर एंड फायर, तो जो बाहर की कंपनियां आना चाहती है अब उनको यहाँ पर बिजनेस करना, भारत में बिजनेस करना या भारत में अपनी कंपनी स्थापित करना और आसान हो जाएगा, उनको यही नीति चाहिए। ठीक है। और फिर और जो फिक्स टर्म एम्प्लॉय है, मतलब एक तरह से देखा जाए फिक्स टर्म एम्प्लॉय के कारण, फिक्स टर्म एम्प्लॉय के कारण, ठीक है, उनके लिए क्या होगा, हायरिंग आसान होगा,
नियुक्ति करना क्या होगा, आसान होगा। हायरिंग क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। उनकी नियुक्ति करना उनको आसान हो जाएगा। पहले परमानेंट एम्प्लॉय उनको नियुक्त करना पड़ता था, सारे बेनिफिट्स देने पड़ते थे। अब उनके लिए फिक्स टर्म एम्प्लॉय को नियुक्त करना बहुत आसान हो जाएगा। तो और फिर सबसे बड़ी बात है, एक और उनको लाभ है कि 8 से 12 घंटे के लिए उनको काम करने के लिए श्रमिक मिल जाएंगे। घंटे का काम वो करवा सकते हैं, ठीक है। भले उनको ओवर टाइम देना पड़ेगा, ओवर टाइम पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन कम से कम 8 से 12 घंटे का वो काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके लिए लाभ होगा, ये हम बात कर सकते हैं एम्प्लॉयर के लिए। एम्प्लॉय को भी लाभ हो रहा है और एम्प्लॉयर को भी लाभ हो रहा है, यहाँ दोनों को ही लाभ हो रहा है। अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था को, कि इस 4 लेबर कोड से अगर बात करें कि अर्थव्यवस्था को क्या लाभ होगा, इकोनॉमी पर इसका क्या पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा। डन। पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखा जाए तो इससे कहीं ना कहीं जो है, इससे जो गिग श्रमिक हैं, गिग श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा मिलेगा, सामाजिक सुरक्षा मिलेगा। एक तो ये। दूसरा सबसे बड़ा बात है, कंपनियों के लिए अगर लेबर कोड आसान हो जाए, श्रम कानून आसान हो जाएगा, उनका अनुपालन करना आसान हो जाएगा, तो फिर बाहर की जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो भारत में आएंगी। इसका मतलब है कि भारत में विदेशी निवेश का अंतर्प्रवाह बढ़ेगा, विदेशी निवेश जो है ये बढ़ेगा, विदेशी निवेश का अंतर्प्रवाह बढ़ेगा, यहां कंपनियां ज्यादा निवेश करना शुरू करेंगी। डन। अब विदेशी निवेश का अंतर्प्रवाह बढ़ेगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहां आकर के उत्पादन करेंगी। इसका मतलब है देश में घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, और घरेलू उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, मानी सी बात है कि समृद्धि दर बढ़ेगा, ग्रोथ रेट हमारा बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ रेट पॉजिटिव रूप से हमारा बढ़ना शुरू होगा। और सबसे बड़ी बात है, ये कहीं ना कहीं और रोजगार को बढ़ावा देगा, रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा, हमारा और क्या बढ़ेगा, हमारा निर्यात बढ़ेगा, एक्सपोर्ट में वृद्धि होगी, हमारा फॉरेक्स बढ़ेगा, फॉरेक्स में वृद्धि होगी, ठीक है, फॉरेक्स वृद्धि होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं माना जाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होगा, बढ़ेगा, में वृद्धि होगी, ठीक है। तो ये कुछ सकारात्मक प्रभाव जो अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा या दिखाई देगा, ठीक है, अर्थव्यवस्था में दिखाई देगा। डन। अब जहां पर पॉजिटिव है तो वहां चुनौतियां भी हैं भाई। चुनौती आखिरकार चुनौती में क्यों ट्रेड यूनियन इसका विरोध कर रहे हैं, अधिकांश ट्रेड यूनियन जो है वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं इस लेबर कोड का। तो इसमें कुछ ऐसे क्लॉज हैं जिसका विरोध किया जा रहा है। पहले हम उन ट्रेड यूनियन के विरोध को देखें, तब उसके बाद हम लोग इसकी और अन्य चुनौतियों के बारे में बात करें। अन्य चुनौतियां जो व्यापक रूप से हैं, अन्य चुनौती जो है क्या है, ठीक है ना। तो पहले ट्रेड यूनियन की चुनौती क्या है। ट्रेड यूनियन एक्चुअल में यहां पर क्या किया गया, ट्रेड यूनियन को कमजोर किया गया है, ट्रेड यूनियन को कमजोर करने का ऐसा ट्रेड यूनियन का दावा है। ऐसा ट्रेड यूनियन मेरा नहीं है, ये ट्रेड यूनियन का दावा है कि कहीं ना कहीं आप ट्रेड यूनियन को कमजोर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात है, अगर आप स्ट्राइक करने जा रहे हैं, आप स्ट्राइक करना चाहते हैं, सोचो, तो आप सेकेंड डे स्ट्राइक नहीं कर सकते, घोषणा नहीं कर सकते कल स्ट्राइक हो जाएगा, वो इलीगल माना जाएगा। आपको स्ट्राइक के पहले 14 दिन का नोटिस देना होगा। 14 दिन का क्या देना पड़ेगा आपको, पहले सूचना देना होगा कि हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं। और अगर आपका एम्प्लॉयर के साथ बातचीत चल रहा है, बार्गेनिंग चल रहा है, तो आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। अगर मामला ट्रिब्यूनल में है, ट्रिब्यूनल में चल रहा है मामला सुनवाई के लिए, तो भी आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए ट्रेड यूनियन को कमजोर करने का प्रयास किया गया है, ऐसा माना जा रहा है, ट्रेड यूनियन बोल रहा है। दूसरा, जो यहां 8 से 12 घंटे का काम करने का, 8 घंटे से जो 12 घंटे का काम है, 12 घंटे का काम है, इस पर सवाल उठ रहा है कि आप इसमें ओवर टाइम किस हिसाब से देंगे, क्या ये दिया जाएगा, एम्प्लॉयर इसका गणना कैसे करेगा। तो इसको लेकर एक विवाद बना हुआ है कि ये तो आप ज्यादा काम करवाया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि आप
सप्ताह में, एक सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा का काम नहीं करवाएंगे। तो उसके ऊपर अगर काम होगा तो आप ओवर टाइम पेमेंट करेंगे, लेकिन ओवर टाइम किस हिसाब से पेमेंट होगा, कितने तरीके से, और इसको एम्प्लॉयर कैसे इसकी गणना करेगा, इसके बारे में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। फिर एक और बड़ा विवाद है कि ये बोल रहा है इजी हायर एंड फायर पॉलिसी। इजी हायर एंड फायर, इजी हायर एंड फायर पॉलिसी एक तरह से है, ये जो है कि आप जो 300 का जो लगा दिया गया है, 300 श्रमिक का जो बढ़ा करके आपने कानून में ले ऑफ के लिए सीमित जो संख्या जो थी श्रमिकों की 300 कर दिया है। इसका मतलब है आप एम्प्लॉयर को अनुमति दे रहे हैं, आप नियोक्ता को ये अनुमति दे रहे, अपॉर्चुनिटी दे रहे, अवसर दे रहे हैं कि आप कभी भी कंपनी बंद कर दीजिए। आमतौर पर क्या माना जाता है कि 100 से ज्यादा एम्प्लॉय पहले होते थे, तो फिर नियोक्ता को कर्मचारियों के लिए काम करना पड़ता था, उनके लिए बिजनेस करना होता था, वो इतनी आसानी से बिजनेस बंद नहीं कर सकता था। लेकिन अब उसकी संख्या को अगर बढ़ाकर 300 कर दिया गया सीमा को, इसका मतलब है नियोक्ता कभी भी अपने बिजनेस को बंद कर दे, इससे कितने कर्मचारियों को नुकसान हो सकता है। तो ट्रेड यूनियन के लिए कुछ चुनौतियां हैं जिसका विरोध बड़ी मात्रा में किया जा रहा, भारी व्यापक विरोध हो रहा है। अब अगर हम बात करते हैं कुछ अन्य चुनौतियों को लेकर के, कुछ और चुनौतियां क्या है, जैसे एक इसमें जो आरोप हो रहा है कि सीमित सलाह हुआ है, सीमित सलाह पर लागू, इस पर कोई व्यापक डिस्कशन नहीं हुआ है, बहुत सीमित सलाह लिया गया, लिमिटेड कंसल्टेशन लेकर के इसको लागू कर दिया गया। 2019-2020 में ये कानून लाए गए, पारित कर दिया गया, हालांकि इसको नोटिफाइड नहीं किया गया, सरकार ने 21 नवंबर को इसको नोटिफाइड किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब आप इसको लागू करने जा रहे हैं अंतिम रूप से, तो कहीं ना कहीं आप व्यापक सलाह लेंगे। आप यहां तक कि पारित करते समय भी कानून को आपने कोई व्यापक सलाह नहीं लिया। एक तो ये बड़ी समस्या, दूसरा सबसे बड़ा बात है कि राज्यों का इसमें सीमित रोल रहा है, राज्यों की सीमित भूमिका रही है। और यही कारण है, आप देखिए 2019 और 2020 के लेबर कोड अभी तक राज्यों ने नोटिफाइड नहीं किया अपने यहां। क्यों नहीं किया? क्योंकि राज्यों का मानना है कि भाई हमें भी तो आप दीजिए। आप समझिए कि 2019-20 का कानून आकर 2025 में नोटिफाइड हो रहा है, इसका मतलब है राज्यों ने साफ इसको लागू करने से मना कर दिया। वो नोटिफाइड ही नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जब आप इस कानून को लेकर आ रहे हैं, पास कर रहे हैं, तो हमारी भी तो भूमिका होनी चाहिए। भाई ये समवर्ती सूची का विषय है, तो हमसे भी तो कंसल्टेशन, हमसे भी तो संवाद ठीक से होना चाहिए। तो वो हुआ नहीं, वो माना जा रहा नहीं हुआ है। और तीसरा जो है, इस पर आरोप लग रहा है कि ये केंद्र की ओर झुका हुआ है, ये लेबर कोड ज्यादा से ज्यादा केंद्र की ओर झुका है। ठीक है, केंद्र की ओर ज्यादा झुका हुआ है, ये केंद्र सरकार की ओर ज्यादा झुका हुआ है। तो राज्य इसको लेकर के परेशान है। अभी भी लेबर कोड भले नोटिफाइड हो गया है, लेकिन अब राज्यों को इसको लागू करने के लिए हर राज्य सरकार को अपने अपने राज्य में नोटिफिकेशन जारी करना होगा। तो अभी भी ये देखना होगा कि क्या राज्य सरकार इसको लेकर कितनी उत्सुक होगी, राज्य सरकार इसको लेकर क्या विवाद कर सकती है। ठीक है, तो ये भी अभी देखने का विषय है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम सुझाव के रूप में बात कर सकते हैं कि आगे की राह क्या होनी चाहिए, तो आगे की राह में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें जो कंप्लायंस है, हमें कंप्लायंस कम करना चाहिए। भारत में कंप्लायंस इशू बहुत है, कंप्लायंस इशू को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है ना, आमतौर पर कंपनियां कंप्लायंस इशू से परेशान हो जाती है, उनको उसमें बहुत खर्च करना पड़ता है, उसको हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा, हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को वास्तव में बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है ना, जितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम प्रोत्साहित करेंगे, बढ़ावा देंगे, उतना ही हमारे देश के लिए अच्छा है। विदेशी निवेश हमारे देश में ज्यादा आकर्षित होंगे, है ना। हमें क्या करना होगा, हमें एफडीआई के नियमों का सरलीकरण करना होगा। ऐसा नहीं है, कुछ एफडीआई के नियम भी है जो इतने कठिन है कि वहां से हमारे यहाँ देश में विदेशी निवेश नहीं आ रहे हैं। नियमों का सरलीकरण करना होगा। फिर हमें राज्यों की भूमिका को बढ़ावा देना चाहिए, उनको भी
हमें बढ़ावा देना चाहिए कि राज्यों की भूमिका को ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोत्साहित करें श्रम कानून के संदर्भ में, श्रम कानून के संदर्भ में। फिर सबसे बड़ी बात है कि हमें आधारभूत संरचना निर्माण पर जोर देना होगा। आधारभूत संरचना निर्माण पर जोर देना होगा, ठीक है। आधारभूत संरचना निर्माण पर जोर देना होगा हमें। फिर हमें श्रमिकों के मांग आधारित कौशल विकास भी देखना होगा। मांग आधारित कौशल विकास कौशल विकास करना होगा हमें श्रमिकों का, जैसा डिमांड है बाजार में, ठीक है। श्रमिकों को हमें कौशल युक्त बनाना पड़ेगा, कौशल युक्त बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। फिर हमें अनौपचारिक क्षेत्र, जो अनौपचारिक क्षेत्र है, अनौपचारिक क्षेत्र भारत में जो लगभग 90% है, को कम करना होगा, कम करना होगा हमें, ठीक है, हमें कम करना होगा। तो ये चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमें आगे की ओर, आगे की राह के रूप में दिखता है, कि हमें दिखाई देता है कि हमें ये सुधार तो जरूर है, करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर हमारा है श्रम कानून, ठीक है। ये श्रम कानून है, और जो लेबर कोड 4 लेबर कोड में बदला गया है, ठीक है। समिति वो नेशनल कमीशन ऑन लेबर फर्स्ट जो है उसके तो रविंद्र वर्मा है। यहां पर जो मैंने जगदीश गडकर करवाया है, इसको जगदीश गडकर की जगह ये गजेंद्र गडकर है। कौन है ये? गजेंद्र गडकर, ठीक है, गजेंद्र गडकर, इसको ठीक कर लीजिए। जो जगदीश गडकर आप लोग को याद करवाया है, ये गजेंद्र गडकर है, ठीक है। जो पहली समिति के अध्यक्ष थे वो गजेंद्र गडकर है, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। बाकी तो जो मैंने करवाया है, जैसा सब आपने अच्छे से करिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, दिस इज ऑल। और लेबर कोड के बारे में जो जो मैंने बताया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस, ठीक है। इसको याद कर रखना है, अच्छे से इसका नोट्स बना लेना है, ठीक है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन है 2024 में पूछा है कि भारत में श्रम सुधारों के संदर्भ में 4 श्रम संहिताओं के गुण दोषों पर चर्चा कीजिए। इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है? तो अब 2024 में जब पूछा था तब तो वहां पर यही प्रगति हुई थी कि अभी तक राज्य सरकारों ने इसको नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, लेकिन अब 21 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी हो चुका है इसके लिए, केंद्र सरकार ने इसको लागू कर दिया है। तो अब इसको आराम से आप और इसके बेहतर उत्तर को लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके उत्तर को लिखना है आपको 250 शब्द में, और बड़े आराम से इसका आंसर आप लिखेंगे। 2024 का यूपीएससी का सवाल है, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिखना है, और जो भी मैंने बताए हैं सारे अच्छे से नोट्स बनाने हैं। जिस जिस मुद्दे पर मैंने यहाँ पर बात किया है सबका अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है। और एक सुधार जो मैंने बताया ही है कि जो मैंने आप लोगों को बता दिया है, एक सुधार ऑलरेडी जो किसमें उसके जो फर्स्ट जो ये जो है, ठीक है ना, फर्स्ट जो नेशनल कमीशन ऑन लेबर है, जहाँ पर इसका नाम, इनका नाम गजेंद्र गडकर है, गजेंद्र गडकर। इसको तो आपने सुधार कर ही लिया होगा, तो अच्छे से इसको पढ़िए, ठीक है, और अपने नोट्स को बनाइए। तो हम लोग फिर अगले कोई नए टॉपिक पर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, शुभ रात्रि।